हेलो क्लास 10th। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पोएम ऑफ योर सिलेबस एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो पहले क्या होता है, पहले हम इसे समझ लें, उसके बाद हम इस पोएम को देखते हैं। आपने देखा है जब बर्फ़ गिरती है, ठीक है, एक तो जो हमारे शहर में गिरती है वो ओले पड़ते हैं, ठीक है, वो बर्फ़ नहीं गिरती, वो बर्फ़ जो कश्मीर में गिरती है जो फ्लेक्स के फॉर्म में गिरती है, ठीक है। तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं तो उसे हम कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। अब इस पोएम में क्या है, अच्छा, इसके जो ऑथर हैं, जो पोएट हैं इसके, ही इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इसमें इन्होंने एक मतलब इस पोएम में अगर हम बात करें तो इस पोएम में उन्होंने बात की है नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी की, ठीक है, कि यदि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होंगी, इवन वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो, वो आपको नेगेटिव लगने लगती है। और ठीक इसी तरीके से यदि आपके पास पॉजिटिव वाइब्स हैं, यदि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है, तो उस केस में आप नेगेटिव चीज़ों को भी एक पॉजिटिव व्यू से देखते हो। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव व्यू और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट। So now let's read the poem and explain it line by line. So the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The way a crow shook down on me, जिस तरह एक कौवे ने अपने सर को हिलाया, shook down on me, अपने सर को हिलाया और मुझ पर कुछ गिराया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो गिराया, थोड़ी सी बर्फ़ गिराई। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के ट्री से। तो डस्ट ऑफ स्नो गिरते ही क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो जैसे मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो जो मेरा मूड था वो सही हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और उसने मेरे दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। आई हैड र्यूड, जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था। अब ये तो बहुत मतलब बस देखने में कुछ लिमिटेड लाइन्स हैं, आई थिंक लाइक यस देयर आर ओनली 8 लाइन्स, है ना। अब इस पोइट्री में अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में क्या क्या चीज़ें ध्यान देने लायक होती हैं, ठीक है, उसको ज़रा हम देख लेते हैं। एक तो होगा आपका राइमिंग स्कीम। तो जो राइमिंग स्कीम होनी चाहिए, तो राइमिंग स्कीम क्या होती है कि अगर मान लो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का जो सबसे लास्ट लेटर है, जैसे फर्स्ट लाइन का लास्ट लेटर क्या आपका क्रो है, तो अब क्रो से जो राइम करने वाला वर्ड है वो उसका राइम कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी क्रो है, ये पहली लाइन है, तो इसके आगे हमने लिख दिया ए, ठीक। अब दूसरा ए हमें कहाँ पे मिलेगा? स्नो के पास मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के आगे हम लिख देंगे ए और थर्ड लाइन के आगे भी लिख देंगे ए। अब सेकेंड लाइन आते हैं, जो सेकेंड लाइन है शुक डाउन ऑन मी, तो लास्ट में क्या है आपका मी मिल रहा है। अब इस मी से राइम क्या कर रहा है? ये जो लास्ट लाइन में आपका ट्री है, तो सेकेंड एंड फोर्थ लाइन विल बी बी एंड बी। सो इन दिस वे इसका जो राइमिंग स्कीम हो गई वो हो गई ए बी। ऐसे ही सेकेंड में भी सेम है ए बी, ठीक है। तो इसकी राइमिंग स्कीम यही है। अब इसके बाद इस चैप्टर की सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? देखिए, इसमें दो चीज़ों को लिया गया, पहला क्रो है, ठीक है, और दूसरा एक हेमलॉक ट्री है। ये क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों मतलब जनरली कोई पोएट इसके बारे में बात नहीं करता है। जब भी पोएट्स बात करते हैं तो वो ब्यूटीफुल बर्ड्स की बात करते हैं या वैसे ट्री की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मैपल ट्री की हम बात कर सकते हैं, या हम किसी ऐसे ट्री की बात करेंगे जो देखने बहुत ज़्यादा ग्लोरियस लगता हो, ठीक है। और क्रो ऑलरेडी मतलब बर्ड्स में अगर हम बात करें तो बर्ड्स में हम पीकॉक को प्रेफर कर लेंगे, मैना प्रेफर करेंगे, या कोई और दूसरी बर्ड को, या हम कुकू को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इसने बिल्कुल ठीक उल्टा किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप ब्लैक बैकग्राउंड रखोगे उतना ज़्यादा वाइट कलर समझ में आता है, ठीक है। तो बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो क्रो और हेमलॉक ट्री और इसका बैड मूड, ये तीनों निगेटिविटी के सिंबल है, ठीक है। कि भाई एक हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मतलब क्या होता है? हेमलॉक जिसे धतूरा कहते हो, ठीक है। तो धतूरे का पेड़ है, उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है। तो धतूरा भी एक पॉइजनस पेड़, उसके ऊपर एक कौवा, एक पक्षी, एक ऐसा पक्षी जिसे जनरली अपशगुन के तौर पे हम मानते हैं। तो वो बैठा हुआ है
तो मतलब ये निगेटिविटी हमें दिख रही है साफ साफ, प्लस इसका मूड भी ख़राब है जैसा कि लास्ट लाइन में इसने मेंशन किया। तो जब ये गया पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, ठीक है, और ये निगेटिविटी में डूबा हुआ था, तभी क्या हुआ कि उस जो कौवा बैठा हुआ था उसने अपने सर को हिलाया। जब उसने सर को हिलाया तो कुछ छोटी मतलब कुछ डस्ट ऑफ स्नो इस पोएट के ऊपर पड़ी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर पड़ी। अब जब इसके ऊपर बर्फ़ गिरती है और उस ठंडक को एहसास करता है तो उसके बाद इससे बहुत ही मज़ा आने लगता है, इसे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और इसका जो मूड होता है तुरंत ये स्विच हो जाता है। जनरली हमारे साथ भी ऐसा होता है, अगर हम ख़राब मूड हो लेकिन अगर घर से बाहर निकलें, मौसम अच्छा हो तो हमारा मूड भी क्या होता है, स्विच हो जाता है, हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। द सेम हैपेंड विद रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो ये कहने लगे कि अगर अब तो वहाँ पे जैसे बर्फ़ गिरी मेरे ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो गिरी, तो तुरंत जो मेरा मूड था वो स्विच हो गया और उसके बाद जो मेरे चारों तरफ ब्यूटी फैली हुई थी, जो चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ एनवायरनमेंट था, मैं उसे देख सकता था और मैं उसको एंजॉय कर सकता था, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चंस जनरली इस टाइप के होंगे कि यहाँ पर क्रो क्यों यूज़ किया गया है, हेमलॉक ट्री क्यों यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आई बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। और सेकेंडली ये कि अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये है कि अगर आप वही है कि जैसे जो मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर आप नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हो बार बार, ठीक है, तो वो नेगेटिव चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में एक जगह बना लेंगी और उसके बाद जो भी आपके चारों तरफ जो अच्छी चीज़ें भी घट रही वो भी आपको बेकार ही लगेंगी। बट अगर आप अपना मूड स्विच कर देते हो, ठीक है, अगर आप पॉजिटिविटी खोजने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि आपके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। ओके, सो दैट वाज द explanation of the chapter. I hope you understood it. Thank you. Have a nice day.